हाँ देखिए, हमने सारणिकों के गुणधर्म पढ़े थे। सारणिक गुणधर्म 10 गुणधर्म पढ़े थे हमने। पहला गुणधर्म है उसमें कि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात ए का सारणिक और ए के ट्रांसपोज का सारणिक अर्थात ए का परिवर्तित आव्यूह का सारणिक क्या होता है, समान होता है। पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें, सारणी का मान वही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एग्जांपल दिया गया है, ये सारणी का मान दिया गया है 3 - 2 - 1, ये सारणी 1 5 0 2 और 1 3 4। इस सारणी का मान जैसे हमने ज्ञात किया है, प्रथम पंक्ति से विस्तार किया है, प्रथम पंक्ति लेकर विस्तार किया है। तो सबसे पहले अवयव लिया हमने 3, तो इसकी पंक्ति छोड़े, इसकी पंक्ति छोड़ दें, इसका स्तंभ छोड़ दें, तो ये अवयव हुआ इसका इससे गुणा और फिर पश्चिम विकर्ण का गुणा, 3 गुणा इस पंक्ति छोड़े स्तंभ छोड़े, इन दोनों का गुणा 0 माइनस बीच में लगाएंगे, इन दोनों का गुणा 0 माइनस और 3 और 2 का गुणा 6, तो 0 - 6। ठीक है, ये हुआ आपका 3 से गुणा। अब फिर से लगाएंगे माइनस चिन्ह और -2 गुणा, ठीक है, इसका सेकंड ऋणात्मक, तो माइनस और -2 गुणा ये स्तंभ छोड़ दें, ये पंक्ति छोड़ दें, तो इसका इससे गुणा 5 चौक 20 और माइनस का 5 चौक 20 और फिर मध्य में लगाएंगे माइनस, इसका इससे गुणा 2 एकम 2, तो यह आएगा 20 - 2। अब -1 गुणा, तो -1 गुणा तो ये स्तंभ छोड़ेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे, इन दोनों का गुणा क्या आएगा, 5 3 15, तो 5 3 15 और -1 का 0 से गुणा 0, तो ये हुआ 15 - 0। ठीक है, सारणी के मान याद करने की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत काम आएंगे, आगे बहुत सारे इक्वेशन करेंगे हम इससे। तो देखो ये 3 प्लस के -6 - 18 और ये प्लस के 2 और 20 में से 2 घटाएंगे 18 को प्लस 2 से गुणा करेंगे 36। ठीक है, ये -1 को 15 से गुणा करेंगे -15 और -33 और प्लस के 36 प्लस के 3, तो इस सारणी का मान आ गया 3। अब हम क्या कर रहे हैं, पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें। एक के ट्रांसपोज का सारणी, तो ये पहली पंक्ति, ठीक है, पहली पंक्ति 3 - 2 - 1, ये पहला स्तंभ बना दिया 3 - 2 - 1, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ चेंज कर दिया। दूसरी पंक्ति 5 0 2, ये दूसरा स्तंभ बना दो, तो इस पंक्ति को ये स्तंभ बना दिया 5 0 2, ये पंक्ति 1 3 4, इसको स्तंभ बना दिया 1 3 4, तो ये आपका सारणिक का परिवर्त आव्यूह का सारणिक है, इसका मान भी वही 3 आएगा। तो फिर से प्रथम पंक्ति से विस्तार कर सकते हैं, वैसे हम किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से विस्तार कर सकते हैं। तो इस पंक्ति से विस्तार करने पर 3 इंटू, ठीक है, स्तंभ छोड़े पंक्ति छोड़े, इन दोनों का गुणा 0 माइनस इन दोनों का गुणा 6, तो -6 हो गया। अब ये लेंगे -5 गुणा इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ेंगे, -2 को 4 से गुणा करेंगे -8, ये स्तंभ छोड़ने पर -2 का 4 से गुणा -8 और बीच में लगाएंगे माइनस चिन्ह और इन दोनों का गुणा -3, तो माइनस इंटू -3 क्या बन जाएगा +3। ठीक है, -8 इन दोनों का गुणा -8, बीच में लगाएंगे हम माइनस चिन्ह, माइनस इंटू माइनस के ये हुए 3, तो माइनस क्या हुआ +3 और फिर 1 इंटू ये स्तंभ छोड़े पंक्ति छोड़ दे, ये पंक्ति तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति छोड़ने पर इन दोनों का गुणा -4 और -0, तो -4 -0। अब ये हुआ -18, ये -8 प्लस के 3 -5 को -5 से गुणा करेंगे +25 और -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, -18 और -4 -22 और +25 3, तो इसका मान भी 3 आ रहा है, इसका मान भी 3 आ रहा है। अर्थात सारणिक ए और सारणिक ए का ट्रांसपोज का सारणिक, ए के ट्रांसपोज का सारणिक और ए का सारणिक क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार ये सत्यापित हुआ गुणधर्म पहला। अब सेकंड गुणधर्म क्या था,
सेकंड गुणधर्म था कि किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दें या इंटरचेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो सारणी का मान तो वही रहता है किंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये सारणी है जो आपके ऊपर दी थी, इसका मान क्या निकाला हमने? 3 निकाला है। इस सारणी का मान 3 निकाला है। अब इस सारणी को मैं थोड़ा सा परिवर्तित करता हूँ। ये पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति 3 - 2 - 1 1 3 4, ये तीसरी पंक्ति को मैं पहली पंक्ति बना दूं और पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति बना दें। देखो 1 3 4, ये तीसरी पंक्ति 1 3 4 पहली पंक्ति बना दी। 3 - 2 - 1, ये पहली पंक्ति, यहाँ पर 3 - 2 - 1 तीसरी पंक्ति बना दी। तो इन पंक्तियों को चेंज किया, R1 के स्थान पर R3 और R3 के स्थान पे R1। R1 का मतलब पहली पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति, R रो, R का मतलब है रो अर्थात पंक्ति। तो R1 पहली पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति, आपस में चेंज किया है, इंटरचेंज किया है कि पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दी हमने। अब सारणी का मान तो परिवर्तित नहीं होगा लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या है? +3, तो इसका मान आएगा -3। कैसे? देखिए, गणना करते हैं। प्रथम पंक्ति से विस्तार करेंगे हम, प्रथम पंक्ति से विस्तार करेंगे वही 1 इंटू इसकी पंक्ति छोड़े और इसका स्तंभ छोड़े, 1 गुणा ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, इसका गुणा 0 माइनस इन दोनों का गुणा -4, इन दोनों का गुणा 0 माइनस इन दोनों का गुणा -4, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, पश्चिम विकर्ण का गुणा जब भी करोगे चिन्ह परिवर्तित करके लिखना है, क्योंकि इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो हम बीच में लगाते हैं माइनस, और माइनस क्या करता है? हमेशा चिन्ह परिवर्तित कर देता है। तो इनका गुणा क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, और जब माइनस से गुणा करेंगे तो +4। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी पश्चिम विकर्ण का आए पीछे वाले विकर्ण का जब भी गुणा करें, पीछे वाले विकर्ण के आगे का गुणा करें, चिन्ह परिवर्तित करके लिख दो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो इन दोनों का गुणा आ रहा है -4, तो लिखेंगे हम +4, ये आएगा -0 और चिन्ह माइनस इंटू माइनस के 4 क्या जाएगा? +4। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस, इसका सेकंड ऋणात्मक होता है, तो ये आएगा माइनस और 3 गुणा। अब इसमें स्तंभ छोड़े, ये स्तंभ छोड़ दे और ये पहली पंक्ति छोड़ दे, दूसरा स्तंभ, तो 5 का -1 से गुणा -5 माइनस इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6, तो ये आएगा 6। ये जब स्तंभ छोड़ेंगे 5 का -1 से गुणा हो जाएगा, 5 का -1 से गुणा, 3 का 2 से गुणा। ठीक है, फिर 4 इंटू स्तंभ छोड़े, पंक्ति छोड़े, माइनस के 10 और ये हुआ माइनस का 0, तो ये हुआ देखो प्लस के 4 एकम 4, ये माइनस के 3 और ये 6 और माइनस के 5, माइनस के 11 को -3 से गुणा करेंगे प्लस के 33 और -10 और 4 से गुणा करेंगे माइनस के 40, तो माइनस के 40 और ये हो गया प्लस के 37, तो क्या हुआ? माइनस के 3, माइनस और 3 किसका मान है? सारणिक A का मान है। सारणिक 3 किसका मान है? सारणिक A का मान है, तो ये माइनस सारणिक A के बराबर है। अर्थात सारणिक A1 का जो मान है, जब हम R1 को R3 से यानी दो पंक्तियों को परिवर्तित करने पर मान तो वही आ रहा है +3, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो गया। पहले 3 था, पहले इस सारणी का मान कितना था? +3, देखो ऊपर निकाला हमने समीकरण 1 से, अब क्या हुआ? ये -3 हो गया। तो कोई भी दो पंक्तियां आपस में परिवर्तित कर दे, बदल दे, एक्सचेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो सारणी का मान वही प्राप्त होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अगर इसका मान -3 होता तो इसका मान आएगा +3, इसका मान अगर +5 आ रहा है, सारणी A का मान +5 आ रहा है, तो इस सारणी का मान आएगा -5। कोई भी दो पंक्तियों और कोई भी दो स्तंभों को अगर आपस में चेंज कर दें हम, तो सारणी का मान वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। यही हम अगर स्तंभ को परिवर्तित करके भी दिखला सकते हो। आप स्तंभ परिवर्तित करके मान निकालना, क्या आएगा? -3 ही मान आएगा। क्या आएगा? -3 मान आएगा। ठीक है, समझ में आए गुणधर्म फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, देखिए गुणधर्म तीसरा इंपॉर्टेंट है, और ये हमने गुणधर्म पढ़ा था
कि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक का मान शून्य होता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है C2 बराबर C3, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ सरसम है, समान है। देखो 2 4 -3 2 4 -3, ये दूसरा स्तंभ C2 और ये है C3 कॉलम, ठीक है, कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो इसको हम C2 कहते हैं, इसको C3, इसको C1। यहाँ पर C2 और C1 समान है तो इस सारणी का मान शून्य प्राप्त होगा। किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से विस्तार किया जा सकता है। तो देखिए हम ले रहे हैं पहली पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं। पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे तो देखो 1 इंटू ये स्तंभ छोड़े, पंक्ति छोड़े, इन दोनों का गुणा -12 और माइनस इंटू -12 क्या हो जाएगा +12। अग्र विकर्ण का गुणा -12 और बीच में अब चिन्ह लगाएंगे इन दोनों का गुणा और मध्य में माइनस इंटू इन दोनों का गुणा, माइनस इंटू इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा रहा -12 और माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा प्लस के बराबर। पश्चिम विकर्ण का जब भी गुणा करते हैं बताया मैंने इसका चिन्ह बदलना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, तो ये हो जाएगा आपका -12 + 12, 2 गुणा -2 गुणा इसका सकल ऋणात्मक तो -2 गुणा ये स्तंभ छोड़े ये पंक्ति छोड़े, इन दोनों का गुणा -15 माइनस इन दोनों का गुणा 6 और 4 का गुणा -24, फिर +2 गुणा स्तंभ छोड़े पंक्ति छोड़े, इन दोनों का गुणा -15 और इन दोनों का गुणा -24, ठीक है। ये -12 + 12 क्या हुआ 0 और -24 और -15 -39 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 39 दूनी 78, ठीक है। ये +2 गुणा -39 ये 2 गुणा -39 -78 हो जाएगा, ठीक है। -15 -24 -39 गुणा 2 है और ये -39 गुणा +2 है, तो ये संख्या सेम है अर्थात +78 -78 ये 0 और -12 + 12 ये 0 = 0, तो सारणी का मान 0 प्राप्त हुआ। और अब ये तो हुआ गुणधर्म आपका तीसरा कि दो स्तंभ हमने समान लिए थे C2 और C3, तो यहाँ पर मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस गुणधर्म के अनुसार आपको ये गणना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दो पंक्तियां समान है तो हम लिखेंगे चूंकि दो पंक्तियां समान है इसलिए सारणी का मान 0, सीधा डायरेक्ट मान निकाल लो, आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। इसी तरह देखो C2 बराबर C3 इम्प्लाइज दैट सारणी का मान क्या हुआ 0, ये सारणिक डेल्टा = 0, सीधा लिख दो आप। चूंकि C2 बराबर C3 इसलिए सारणी का मान 0, गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब हम जान गए हैं कि दो स्तंभ समान हो या दो पंक्तियां समान हो सारणी का मान 0 है। तो हम सीधा डायरेक्ट गणनाओं में हम आगे जो प्रश्न करेंगे उसमें सीधा लिखेंगे कि दो पंक्तियां समान है इसलिए ये सारणी का मान 0 है, और या दो स्तंभ समान है इसलिए सारणी का मान 0 है, ठीक है। तो गुणधर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो आपको गणना करनी नहीं पड़ेगी, सीधा ही हम लिखेंगे क्योंकि दो स्तंभ समान है इसलिए सारणी का मान 0। छोटा गुणधर्म जो हमने बताया था कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर दे, जैसे k से गुणा कर दे तो सारणिक का मान भी k गुणा हो जाता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं सारणिक A जो हमने गुणधर्म फर्स्ट में मान लिया था, गुणधर्म फर्स्ट में ली थी ये सारणिक और इसका मान निकाला था हमने 3, ठीक है। इसका सारणिक का मान हमने क्या निकाला था 3, वही प्रथम पंक्ति से विस्तार करके ये मान निकाला है 3। अब मैं क्या कह रहा हूँ द्वितीय स्तंभ को मैं 4 से गुणा करता हूँ, द्वितीय स्तंभ को 4 से गुणा करूंगा तो ये सारणी का मान 4 गुणा हो जाएगा मतलब 12 आएगा। अगर इसको 5 से गुणा कर दें तो इसका 5 गुणा होगा यानी 15 प्राप्त हो जाएगा, 5 गुणा 3 प्राप्त होगा। यानी किसी भी पंक्ति को किसी भी स्तंभ या किसी भी स्तंभ को किसी अचर से गुणा करते हैं तो सारणी का मान भी उस अचर राशि से गुणा हो जाता है। जैसे द्वितीय स्तंभ को मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ, द्वितीय स्तंभ ये रहा -2 0 3, इसको 4 से गुणा करने पर -8 हो गया, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0,
3 को 4 से गुणा करेंगे 12, और बाकी प्रथम स्तंभ वैसे ही रखा 3 5 1, ये 3 5 1 -1 2 4 -1 2 4, ये प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ से वैसे रखा। इस दूसरे स्तंभ को हमने 4 से गुणा किया है, C2 को 4 से गुणा किया है, ठीक है। तो ये संक्रिया हुई आपके C2 के स्थान पर 4C2। इस आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखकर आप ऐसे लिख सकते हो कि C2 के स्थान पे 4C2 लिखा हमने, यानी 4 गुणा C2, ये दूसरा स्तंभ को 4 से गुणा किया है। तो देखिए अब इसका मान ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात करते हैं तो इसका 4 गुणा मान आएगा, यानी कि 12 आएगा। तो फिर से वही प्रथम पंक्ति से विस्तार किया, 3 इंटू 3 गुणा, ये स्तंभ छोड़ दें पंक्ति छोड़ दें, तो 3 गुणा ये आएगा, इन दोनों का गुणा 0 माइनस इन दोनों का गुणा 24, 12 का 2 से गुणा 24, फिर माइनस मध्य में इसका सखंड क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस से लगाएंगे और किससे गुणा करेंगे -8 से, तो ये माइनस इंटू -8 प्लस 8 हो जाएगा। और ये स्तंभ छोड़े ये पंक्ति छोड़ दें, ये पहली पंक्ति ये स्तंभ छोड़ने पर ये आएगा, इन दोनों का गुणा 5 चौक 20 और 2 एकम 2, तो 20 माइनस 2, ठीक है। दूसरा स्तंभ छोड़ने पर, ये दूसरा स्तंभ छोड़ने पर 5 का 4 से गुणा और 1 का 2 से गुणा, ठीक है। 20 माइनस 2 ये आपका प्राप्त हुआ, 20 माइनस 2। अब -1 गुणा ये स्तंभ छोड़े ये पंक्ति छोड़ दें, तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 12 60 और -0, तो 60 माइनस 0 हुआ। अब 24 -24 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस के 72, ये हुआ प्लस के 8 और ये हुआ 18, 8 गुणा 18 कितना होता है 44, 18 8 है 144, ठीक है। -1 को 60 से गुणा करेंगे, माइनस के 60, तो माइनस के 60 और माइनस के 72 कितने हो गए, इनको योग करेंगे, माइनस के 132, ठीक है। 2 6 7 13 माइनस के 132 और ये प्लस के 144, 144 और माइनस के 132, तो ये आएगा प्लस के 12, प्लस के 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू ये 3 क्या है 3, ये है सारणिक A का मान, तो 4 गुणा सारणिक A के बराबर है। तो किसी भी पंक्ति को, किसी भी स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो सारणिक का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा गुणधर्म हुआ, और मैंने ये कहा था कि हम ये छोटा गुणधर्म व्युत्क्रम रूप में काम में लेंगे। व्युत्क्रम रूप में जैसे ये सारणिक आपको दी गई है, ये सारणिक A का मान दिया गया है, हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें 4 का भाग जाता है और इसमें भी 4 का भाग जाता है। जिसमें 4 का भाग जाता है वो 4 उसमें गुणनफल होता है, यानी 4 इसमें कॉमन संख्या है, तो 4 बाहर लेने पर द्वितीय स्तंभ से 4 कॉमन लेंगे हम। तो ये पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो 3 5 1 और इसमें से 4 का भाग लगाओ, 4 कॉमन लिया 4 का भाग लगेगा -2, इसमें 4 का भाग लगाएंगे 0, इसमें 4 का भाग लगाएंगे 3 और ये -1 2 4, ठीक है। और ये हुआ 4 और ये क्या है, ये सारणिक A, ये हुआ 4 गुणा सारणिक A। तो अगर आपको ऐसी कोई सारणिक दी गई है जिसमें संख्याएं बड़ी हो, कोई पंक्ति में कोई संख्याएं कॉमन हो, किसी पंक्ति में कोई राशि अचर राशि कॉमन है प्रत्येक अवयव में, और कोई स्तंभ में स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई संख्या कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखो इस स्तंभ में 4 उभयनिष्ठ है, 4 कॉमन है, 4 का भाग जाता है, इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। जैसे हम गुणनखंडों में करते हैं, कोई संख्या कॉमन होती है प्रत्येक पद में, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन संख्या ले सकते हैं और कोष्टक में उस संख्या का भाग लगा देते हैं कोष्टक लगाकर। तो यहाँ पर 4 कॉमन लिया, इसमें 4 का भाग दिया, बाकी प्रथम स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो, तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे, दूसरे स्तंभ से हमने 4 कॉमन लिया तो दूसरे स्तंभ में ही भाग लगाना है। तीसरे पंक्ति में अगर 4 कॉमन है तो तीसरी पंक्ति में ही भाग लगाएंगे, प्रथम और दूसरी पंक्ति को वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये गुणधर्म हम व्युत्क्रम रूप में काम में लेंगे, ठीक है। कोई संख्या किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में प्रत्येक अवयव में कॉमन हो
तो उसको हम बाहर लेंगे ताकि संख्या क्या बन जाती है, छोटी, और गणना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है। देखिए गुणधर्म 5, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग होता है तो उस सारणिक को हम 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपकी ये सारणिक दिया गया है, ठीक है, डेल्टा का सारणिक दिया गया है जिसका मान डेल्टा है 11, 7, 13, 4, 3, 5, 7, 4, 8, तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो 11 4 प्लस 7 लिख सकते हैं, इसी तरह 7 को 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 13 को हम 5 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो देखो प्रथम स्तंभ जो है वो 2 संख्याओं का योग है। ठीक है, ये आंकिक प्रश्नों में बहुत कम उपयोग होता है इस गुणधर्म का, जो आपके अक्षरों में या राशियों में कोई मान होते हैं A B C या XYZ में, तो हम उसमें काम में लेते हैं। इसमें ये हम इस चैप्टर में 2 प्रश्न हैं उसमें काम में लेंगे गुणधर्म 5। ठीक है, बाकी में हम 5 ये गुणधर्म 5 नहीं लेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारणी दिया गया है, मान लेते हैं कि ये प्रथम स्तंभ जो है 2 संख्याओं का योग है, प्रत्येक अवयव जो है वो 2 संख्याओं का योग है, इसलिए इस सारणी को हम 2 सारणिकों के योग के रूप में विभाजन कर सकते हैं। इस प्रथम स्तंभ का विभाजन होगा पहला स्तंभ 4, 3, 5। ठीक है, ये पहला विभाजन। ये दूसरा और तीसरा जो स्तंभ है C2 और C3 ये परिवर्तित नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो 4, 3, 5 के साथ में ये दूसरा और तीसरा स्तंभ आएगा, फिर दूसरा विभाजन में ये प्रथम स्तंभ बनेगा 7, 4, 8 प्रथम स्तंभ, दूसरा स्तंभ ये बन जाएगा और तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा आपका। तो देखिए इसके 2 विभाजन किए, पहला स्तंभ 4, 3, 5 ये विभाजन किया, इस स्तंभ का विभाजन किया है तो 4, 3, 5, और ये दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे 4, 3, 5, 7, 4, 8। ठीक है, और दूसरा विभाजन में दूसरे सारणी में, ये दूसरे सारणी में आएगा दूसरा विभाजन 7, 4, 8 पहला स्तंभ, और 4, 3, 5 ये ऐसे कैसे लिख दिया, और 7, 4, 8 ये ऐसे कैसे लिख दिए। अर्थात ये 2 स्तंभ अगर ऐसे हैं तो ये प्रथम स्तंभ जो है प्रत्येक अवयव जो है प्रथम स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 संख्याओं का योग है, तो इसको विभाजन करेंगे, इनको ऐसे कैसे रखेंगे वो दोनों सारणिकों में आएगा। अगर द्वितीय स्तंभ में कोई प्रत्येक अवयव 2 संख्याओं का योग होता तो हम द्वितीय स्तंभ का विभाजन करेंगे, प्रथम और तीसरे स्तंभ को वैसे रखेंगे। तो यहाँ पर दूसरे स्तंभ का विभाजन हुआ, प्रथम दूसरा और तीसरा स्तंभ जो है इस सारणी में भी आ रहा है और इस सारणी में भी लिखेंगे, कॉमन होता है वो। अब देखिए ये स्तंभ C1 और ये स्तंभ C2, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ क्या है, समसम, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये तीसरा स्तंभ और पहला स्तंभ सेम है 7, 4, 8 7, 4, 8, तो ये भी समान है, स्तंभ समान है, 2 स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान 0, तो इसका मान भी 0, तो 0 + 0 = क्या हुआ, 0। तो देखो गणना शीघ्रता से हमें ज्ञात हो गई, शीघ्रता से ज्ञात हो गई। अब अगर हम इसका पंक्ति किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से विस्तार करेंगे तब भी सारणी का मान क्या आएगा, यही आने वाला है, 0 ही आएगा। जैसे प्रथम पंक्ति से इसका विस्तार किया, प्रथम पंक्ति से विस्तार किया 11 इंटू स्तंभ छोड़े पंक्ति छोड़े, इन दोनों का गुणा 8 3 24 और इन दोनों का गुणा 5 4 20, तो ये हुआ इन दोनों का 8 और 3 का गुणा 24 और 5 और 4 का गुणा 20। फिर -4 इंटू, ठीक है, इसका सेकंड माइनस में, तो -4 इंटू ये स्तंभ छोड़ेंगे ये पंक्ति छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा स्तंभ छोड़ने पर ये स्तंभ छोड़ दे तो 7 का 8 से गुणा 56 और 13 का 4 से गुणा 52, 13 चौके 52। ठीक है, 7 का 8 से गुणा 56, तो 56 माइनस 52 हुआ। अब 7 इंटू ये तीसरा स्तंभ छोड़ने पर और पहली पंक्ति छोड़ने पर, ठीक है, पहली पंक्ति ये स्तंभ, तो 7 पंजे 35 और 13 39, ठीक है, 35 माइनस 39, तो ये 24 में से 20 घटाएंगे 4 को 11 से गुणा करेंगे 44,
56 में से 52 घटाएंगे, 4 को 4 से गुणा किया, माइनस के 16। 35 में से 39 घटाते हैं, माइनस के 4 को -7 से गुणा करेंगे, -28। माइनस के 28 और माइनस के 16, माइनस के 44 और प्लस के 44, 0। तो सारणी का विस्तार करके भी मान निकाल सकते हैं। तो इस सारणी का मान आप विस्तार करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 5 केवल हम 2 प्रश्नों में उपयोग में लेंगे, इस पुस्तक में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में हम काम में लेंगे, उपयोग लेंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड कक्षा में आया हुआ है, इसलिए इस गुणधर्म 5 का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे करेंगे हम। देखिए छठा गुणधर्म जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, गुणधर्म छठा। ये गुणधर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या बनाकर या किसी अवयव को हम शून्य बनाकर अगर हम गणना करेंगे तो शून्य बनाने पर गणना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस गुणधर्म से हम अधिकतर शून्य ही बनाते हैं। इस गुणधर्म से अधिकतर हम किसी अवयव को शून्य बनाना है तो इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे, और अधिकतर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो छठे गुणधर्म से ही करेंगे। तो गुणधर्म देखो 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म 6 क्या है कि किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अन्य राशि यानी कि अचर राशि के से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। हम एक तो ले रहे हैं पंक्ति और अन्य पंक्ति, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दिया कि किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अन्य पंक्ति के, ठीक है, अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अन्य राशि जैसे k से गुणा करके और इस पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैं लेता हूं पंक्ति पहली R1 और R1 के स्थान पर मैं ले रहा हूं R1 में क्या करेंगे हम, R1 के प्रत्येक अवयव में हम अगर 4 गुणा R2 लेते हैं, 4 गुणा R2, ठीक है, दूसरी पंक्ति को यानी अन्य पंक्ति दूसरी पंक्ति को 4 से गुणा करके R1 में जोड़ दें। R1 के स्थान पे R1 में R2 का 4 गुणा जोड़ दें तो ये सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह 4 से गुणा करके जोड़ दें या घटा भी दें तब भी सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। पहली पंक्ति भी है तो R1 भी है तो R2 से कर सकते हैं अन्य पंक्ति R3 भी ले सकते हो। तो R3 को 4 से गुणा करके घटाएं R1 में से तब भी मान अपरिवर्तित रहता है। 5 से गुणा करके जोड़ें या घटाएं, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करोगे तब भी मान अपरिवर्तित, माइनस करोगे तब भी मान अपरिवर्तित। कि प्रत्येक पंक्ति में अन्य पंक्ति जैसे R1 भी है तो यहाँ अब R1 नहीं, या तो R2 या R3 हो गया। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R2 तो R2 में हम अन्य पंक्ति का कोई गुणज R3 ले लो या R1 ले सकते हो, या R3 ले सकते हो R1 ले सकते हो। अब ठीक है, तो R2 में क्या करेंगे, R3 का 5 गुणा जोड़ रहे हैं या R1 का 5 गुणा जोड़ रहे हैं या R1 का 6 गुणा जोड़ रहे हैं। कितना गुणज जोड़ें या कितना गुणज घटाएं सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसी प्रकार पंक्ति के स्थान पे आप स्तंभ बोल दो कि किसी स्तंभ में अन्य स्तंभ का कोई गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ये गुणधर्म है आपका ये छठा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे इस सारणी का मान हमने गुणधर्म फर्स्ट में सेकंड में निकाला था। इस सारणी ली थी हमने 3 - 2 - 1 5 0 2 1 3 4। ये मैं वही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने मान ज्ञात किया हुआ है आपके, और दूसरी भी सारणी ले सकते हो, कोई भी दूसरी सारणी ले सकते हो। तो 3 गुणा ये स्तंभ छोड़े पंक्ति छोड़े 0 - 6 ये निकाल चुके हैं। इसका मान क्या है, सारणी 3। अब देखिए हम इस सारणी का मान और दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, संक्रिया लगाकर। देखो यहाँ पर क्या है -1। अगर मैं 3 को 0 बना दूं और -2 को भी 0 बना दूं तो इस पंक्ति में ये 2 0 बन जाने पर सारणी का मान हम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जहां पर 1 हो
जहां पर -1 हो 1 हो उसकी सहायता से हम अन्य अवयव को शून्य बना सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं 1 को अगर मैं -3 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा -3, और -3 इसमें 3 में जोड़ने पर क्या बन जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको अगर मैं 5 से गुणा करें, माइनस है नहीं 5 से गुणा करें, -5 से गुणा करेंगे -5, और इसमें जोड़ दें हम तो 5 और -5 कर देता है शून्य। -1 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो -3, और 3 में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, शून्य। तो इस -1 की सहायता से इसको शून्य बना सकते हैं, इस -1 की सहायता से -2 को शून्य बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना, इसमें विशेष तौर से ध्यान देंगे कि देखिए हम इस -1 की सहायता से इस 3 को शून्य बना सकते हैं। तो ये देखो, ये अवयव किसमें है, पंक्ति में है। पंक्ति में है तो संक्रिया लगेगी स्तंभों की, विशेष तौर से ध्यान रखेंगे आप। -1 की सहायता से इस 3 को शून्य बनाना है। ये दोनों अवयव पंक्ति में है, संक्रिया किसकी लगेगी, स्तंभों की। क्यों, क्योंकि ये कौन से स्तंभ में है, C1 यानी पहले स्तंभ में है। ये कौन से स्तंभ में है, C3 में है। तो C1 को हम शून्य बनाएंगे, इसको शून्य बनाएंगे, और इसका कितना गुणन, इसको 3 से मैं गुणा करता हूं तो क्या बनता है, -3, और इसमें जोड़ दें हम, प्लस कर दें, C1 में इसका 3 गुणा प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो देखो मैंने संख्या लिखी है C1 + 3C3। C1 के स्थान पर हम चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, 3 को चेंज कर रहे हैं। ये कौन से स्तंभ में है, C1 में है। इसका मतलब इसको चेंज कर रहे हैं तो C1 चेंज होगा। ये कौन से स्तंभ में है, C1 में है, तो C1 क्या होगा, चेंज। तो C1 चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है कि C1 में हम इसका 3 गुणा जोड़ रहे हैं, C3 का 3 गुणा अगर जोड़ दे तो ये शून्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसका 3 गुणा जोड़ते हैं हम, तो सबसे पहले ये संख्या, ठीक है, तो ये शून्य हो जाएगा। अब फिर से ये -2 किस में है, C2 में है, और ये क्या है, C3 में है। इसको हम 2 से गुणा कर दें और -2 से गुणा कर दें तो C2 में, इसको -2 से गुणा करेंगे +2, इसको -2 से गुणा करेंगे +2 और -2, ये क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो C2, ये C2 चेंज करेंगे, ये 0 बनाना है, अर्थात C2 भी चेंज हो जाएगा। तो एक तो हम C1 चेंज कर रहे हैं, एक C2 चेंज कर रहे हैं, किसकी सहायता से, C3 स्तंभ की सहायता से। ठीक है, तो इसको हम -2 से गुणा करेंगे, इसको C3 को -2 से गुणा कर दें और C2 में जोड़ दें तो C2 - 2C3 अगर संख्या लगा दें हम तो C2, और इसको -2 से गुणा करेंगे, +2 और ये -2, C2 का मान -2, ये +2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा शून्य। ठीक है, तो ध्यान दें। अब देखिए संख्या लगा रहे हैं हम, पहली संख्या, इस पर ध्यान देना कि C3 के स्थान पर, ये देखो तीर का निशान क्या कह रहा है, अब ये C1 जो है इसमें परिवर्तित कर रहे हैं। C1 के स्थान पर ये हमें लेना है कि C1 में 3C3 जोड़ना है, अब 3 गुणा C3, इसको 3 से गुणा करके और इसमें जोड़ रहे हैं तो -3, फिर से देखें आप, -3 + 3 0, इसको 3 से गुणा किया 6 5 11, इसको 3 से गुणा करेंगे तीसरे अवयव को 12 और प्लस का 1 कितना हुआ 13। तो पहली संख्या समझ में आई आपकी। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, ये कुछ भी आ सकते हैं, ये अवयव सेकंड और थर्ड कुछ भी हो, लेकिन हमें इसको शून्य बनाना है, तो इसको शून्य बनाने के लिए ये कार्य किया, 3 से गुणा किया है। ये नहीं कि हम और किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 नहीं बनेगा, केवल +3 से गुणा करेंगे तभी 0 बनेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहली संख्या कि C3 को 3 से गुणा करेंगे, यानी तीसरे स्तंभ को 3 से गुणा करके और पहले स्तंभ में जोड़ रहे हैं। ये कहां पर लगा रहे हैं, पहले स्तंभ पर। ठीक है, तो पहला स्तंभ चेंज हो गया, चलो ये तो हुआ पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ पे चल रहे हैं हम कि ये C3 है, इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम, -2 से गुणा करके और इसमें जोड़ेंगे, इसमें C2 में।
C2 में। तो C2 चेंज करेंगे, इसको -2 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो देखो इसको -2 से गुणा करेंगे तो +2 और -2 क्या हुआ 0। तो इसको -2 से गुणा किया, पहला वाले को +2 -2 क्या हुआ 0। इसको फिर से -2 से गुणा, इस पूरे स्तंभ को -2, अब दूसरा वाले -2 से गुणा करेंगे -4 और 0 जोड़ेंगे -4, फिर से इसको -2 से गुणा करेंगे -8 और प्लस के 3 माइनस के 5। तो इसको -2 से गुणा किया +2 और -2 0, फिर से इसको -2 से गुणा करेंगे -4 और 0 -4, इसको -2 से गुणा करेंगे -8 प्लस के 3 माइनस के 5। तो ये दूसरी संख्या लगाई हमने इसको शून्य बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यानी C3 के स्थान पर या और तो C1 चेंज हो गया, एक तो C1 चेंज किया और एक C2 चेंज किया, C3 चेंज नहीं किया है। C3 की तो सहायता से चेंज किया हमने, तो C3 ऐसे कैसे लिख देंगे हम -1 2 4, ठीक है, समझ में आ गया। आगे C1 चेंज किया हमने, क्यों चेंज किया, इसको शून्य बनाने के लिए, और इसको शून्य बनाने के लिए ये C2 चेंज किया है। C1 को ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अगर 3 × 3 क्रम की कोई सारणिक है तो दो संक्रियाएं हम एक साथ लगा सकते हैं। ये दो संक्रियाएं हम एक साथ लगा सकते हैं। एक संक्रिया तो लगा ही सकते हो, दो संक्रिया भी एक साथ लगा सकते हो, लेकिन 3 संक्रियाएं नहीं लगा सकते। 3 क्रम की कोई सारणिक है, कहने का मतलब है कोई दो स्तंभों को चेंज कर सकते हो, कोई 2 पंक्तियों को चेंज कर सकते हो। तीनों के तीनों स्तंभों को चेंज नहीं कर सकते, तीनों के तीनों आप पंक्तियों को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने केवल 2 स्तंभों को चेंज किया है, ठीक है। अब देखो इसकी गणना आसान हो जाएगी, क्योंकि देखो पहली पंक्ति में 0 2 है, तो ये 0 × इसका सेकंड 0, 0 × इसका सेकंड 0, प्रथम पंक्ति से विस्तार किया, और -1 गुणा ये हमने स्तंभ छोड़ा, तीसरा स्तंभ छोड़ दें, पहली पंक्ति छोड़ दें, तो 11 - 4 13 - 5, ठीक है। अब -1 गुणा इन दोनों का गुणा 11 - 5 का गुणा -55, फिर मध्य में लगाएंगे माइनस, और इसका पीछे वाले यानी पश्चिम विकर्ण का जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 13 × 4 52 माइनस के 52, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 52। ये ध्यान रखेंगे, पश्चिम विकर्ण का जब भी गुणा करें चिन्ह परिवर्तित करके लिखे, माइनस के 52 आ रहा है, लिखेंगे हम +52, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह लगाते हैं हम, जब इसका गुणा करते हैं तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +52। अब माइनस के 55 और प्लस के 52, माइनस के 3, -3 को -1 से गुणा करेंगे +3, तो इस सारणी का मान क्या रहा 3, और पहले भी मान कितना आ रहा था 3 आ रहा था। तो संक्रिया लगाने पर कि किसी भी स्तंभ में अन्य स्तंभ यानी C3 का कोई गुणज, जैसे 3 गुणज जोड़ने पर सारणी का मान वही आ रहा है। जैसे दूसरे स्तंभ में तीसरे स्तंभ का कोई गुणज -2 जोड़ते हैं तब भी सारणी का मान वही आ रहा है। तो 2 संक्रिया लगाने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार देखिए पंक्ति में देखें, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। अब देखो यहाँ पर 1 है तो इस 1 की सहायता से इस 3 को 0 बना सकते हैं। कैसे, इसको -3 से गुणा करके अगर इसमें जोड़ें तो ये 0 बन जाएगा, और इसको -5 से गुणा करके इसमें जोड़ें तो ये 0 बन जाएगा। तो इस 1 की सहायता से इन दोनों को 0 बना सकते हैं। तो अभी हमने इन दोनों को 0 बनाया और गणना की, अब हम इसको 0 बनाकर भी गणना करेंगे, सारणी का वही मान 3 प्राप्त होगा। जैसे फिर से करते हैं हम पंक्तियों से, तो देखो ये 1 की सहायता से इसको हम 0 बनाएंगे, और ये दोनों किस में है, स्तंभ में है, ये दोनों स्तंभ में है, इसलिए अब संक्रिया लगेगी पंक्तियों पर। ये दोनों किस में थे, देखो इसकी सहायता से -1 की सहायता से हमने 3 को 0 बनाया था, ये किस में थे, दोनों आपके पंक्ति में है, किसी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है।
लेकिन संख्या किसकी लगाई हमने, स्तंभों की। तो इसको हमने चेंज किया, प्रथम स्तंभ को चेंज किया था, दूसरे इसको, ये दोनों क्या है, इस पंक्ति में है तो स्तंभ की संख्या। अब उल्टा हो गया, इस वन की सहायता से इस 3 को शून्य बनाना, ये दोनों किसमें है, स्तंभ में है, इसलिए संख्या किसमें लगेगी, पंक्तियों की। तो ये कौन सी पंक्ति में है, R1 में है, और ये कौन सी पंक्ति में है, R3 में है। ये R3 पंक्ति में है, ये R1 पंक्ति में है। तो ये इस R3 पंक्ति की सहायता से R1 को हम चेंज करेंगे और R1 को, इसको क्या बनाएंगे हम, शून्य बनाएंगे। कैसे, इसको -3 से गुणा करेंगे, R3 को -3 से गुणा करके और R1 में जोड़ दें हम, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस 3R3, R1 माइनस 3R3, R1 माइनस 3R3 संक्रिया लगाने पर R1 के स्थान पे यह लगाएंगे हम, इसको -3 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो R1, और ये हुआ -3R1, ठीक है। इसी तरह अब इस 5 को 0 बनाना है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, ये 5 कौन सी पंक्ति में है, R2 में है। 5 कौन सी पंक्ति में है, R2 में है। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, -5 से। -5 से गुणा कर दे, इसमें जोड़ दे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको -5 से गुणा करेंगे तो R2 माइनस के 5R3, R2 माइनस के 5R3, ये किसके स्थान पर लगाएंगे हम, R2 के स्थान पर। ये चेंज कर रहे हैं हम, R2 चेंज होगा, ये चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज होगा। तो R1 और R2 किसकी सहायता से चेंज कर रहे हैं, इस 1 की सहायता से। कौन सी पंक्ति में है, R3। तो R3 की सहायता से हम R1 और R2 को चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो देखो फिर से ये संख्या लगाते हैं, सारणी का मान वही प्राप्त होगा। मान लेते हैं, देखो ये Δ2 है, ये Δ2 है। अब सारणी Δ2 बनाएंगे हम, और ये Δ1 डेल्टा के बराबर। अब Δ2 ये संख्या लगाएंगे तब भी मान यही आएगा, डेल्टा के बराबर ही आएगा। क्या लगा रहे हैं हम, पहली पंक्ति चेंज करेंगे और दूसरी पंक्ति चेंज करेंगे, तीसरी पंक्ति चेंज नहीं हुई है। तीसरी पंक्ति को ऐसे कैसे लिख दो, तीसरी पंक्ति क्या है, तीसरी पंक्ति को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये तीसरी पंक्ति 1 3 4 ये ऐसे कैसी है, ये तीसरी पंक्ति ऐसे कैसे लिख दो। हम चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को, और R1 के स्थान पे ये लगा रहे हैं, और R2 के स्थान पे हम लगा रहे हैं ये संख्या। तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो पहला हम क्या कर रहे हैं कि R3 को -3 से गुणा करेंगे, ये R3 है, इसको -3 से गुणा करना है, और ये R1 है, इसमें हमें जोड़ना है। ये -3 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे। तो देखो इसके सारे अवयव को -3 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसको -3 से गुणा करेंगे, -3 और ये +3 क्या हुआ, 0 लिख दो। इसको -3 से गुणा करो, -9 और ये -2, माइनस के क्या हुए 11। इसको -3 से गुणा करेंगे, -12 और -1 -13, तो ये -13 हुए। अब ये तो हुआ आपका R1। फिर से -3 से गुणा किया इस पंक्ति को, -3 × 3, तो ये -3 से गुणा करेंगे, -3 और +3 क्या हुआ 0। इसको -3 से गुणा करेंगे, -3 को -3 से गुणा करेंगे, -9 और -2 -11। इसको -3 से गुणा करेंगे, -12 और -1 -13। अब इसको 0 बनाएंगे, R2 को 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, -5 से। ये सारे -5 से गुणा हुए और इसमें जोड़ दो, तो इसको -5 से गुणा करेंगे, -5 और +5 क्या हुआ 0। इसको -5 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे हम, दूसरी संख्या लगा रहे हैं, ठीक है, सेकंड संख्या R2 संख्या लगा रहे हैं, R2 पर इसको -5 से गुणा करेंगे, -15 और 0 में जोड़ेंगे -15, ठीक है, -15। इसको -5 से गुणा करेंगे, -5 × 20 और +2 -18। तो ये हुआ आपका सारणी। अब देखो
प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे, क्योंकि प्रथम स्तंभ में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या ज्यादा होती है उसी से हम प्रसार करेंगे। जैसे इसमें क्या थी, प्रथम पंक्ति में 2 शून्य थे, इसलिए प्रथम पंक्ति से विस्तार किया। अब हम इसमें शून्य 2 हैं, इसलिए प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे। 0 इंटू इसका सेकंड 0, 0 गुणा इसका सेकंड 0, 1 इंटू ये पंक्ति छोड़े ये स्तंभ छोड़े, ये आएगा -11, -13, -15 और -18। तो ये तो हुआ 0, 0 + 0 0 हुआ। 1 गुणा इन दोनों का गुणा, माइनस गुणा माइनस का हो जाएगा प्लस, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 रे 19, 198। और इन दोनों का गुणा मध्य में लगाएंगे माइनस चिन्ह, ठीक है। अग्र विकर्ण का गुणा होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, माइनस मध्य में चिन्ह लगाएंगे माइनस। इन दोनों का गुणा किसमें आ रहा है? प्लस में, तो लिखेंगे माइनस। और 15 × 45 और 15 एकम 15, 15 और 4 19, 195। 198 में से 195 घटाओ 3, तो वही सारणिक डेल्टा के बराबर, वही सारणिक डेल्टा के तुल्य आ जाएगा, 3 के बराबर है। तो ये देखो, ये संख्या लगाई तब भी सारणी का मान वही है, ये संख्या लगाई तब भी सारणी का मान वही है। तो कहने का मतलब है किसी पंक्ति में जैसे R1 में अन्य पंक्ति R3 का कोई गुणज माइनस यानी गुणज 3 या क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, अर्थात 3 से गुणा करेंगे तो घटाएंगे, -3 से गुणा करके जोड़ना कह सकते हो आप। 3 से गुणा करना घटाए और -3 से गुणा करके जोड़े, ठीक है। तो किसी पंक्ति में अन्य पंक्ति का कोई गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, और किसी स्तंभ में, ठीक है, किसी स्तंभ में अन्य स्तंभ का कोई गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस गुणधर्म 6 की। तो गुणधर्म 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो ये आपके समझ में आ जाएगा।